हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आईसीआर नेट के सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग आईसीआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और यूनिट वाइज जो है हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो पहली यूनिट में हम लोगों ने जो है दो टॉपिक को कवर कर लिया था। एक तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस, दूसरा जो है सेल स्ट्रक्चर एंड सेल डिवीजन। तो एक प्रकार से सेल स्ट्रक्चर और सेल डिवीजन ये भी बहुत बड़ा जो है चैप्टर था, जिसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज का जो है टॉपिक है तीसरा, जिसमें हम लोग लिंकेज और इसके जो है डिटेक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। इसका एस्टिमेशन कैसे करते हैं इसको भी समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमको जो है समझना है लिंकेज क्या है, लिंकेज के कितने प्रकार होते हैं, लिंकेज का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, लिंकेज को किस तरीके से हम डिटेक्ट करेंगे और लिंकेज का एस्टिमेशन जो है किस तरीके से करेंगे। तो देखिए, लिंकेज को हम हिंदी में जो है बोलते हैं सहलग्नता। लिंकेज को हम हिंदी में बोलते हैं सहलग्नता। अब ये लिंकेज जो है सबसे पहले ऑब्जर्व किसके द्वारा की गई ये जान लेते हैं। तो लिंकेज जो है ये सबसे पहले ऑब्जर्व की गई सट्टन के द्वारा। अब ये सट्टन कौन थे? आपको याद है कि सट्टन एंड बोवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रपोज किया था। पूछा जाता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसके द्वारा प्रपोज की गई। तो ये जो है सट्टन एंड बोवेरी के द्वारा जो है प्रपोज की गई थी। सट्टन जो है इन्होंने ग्रासहोपर पे काम किया था, जबकि जो बोवेरी हैं इन्होंने जो है सी अर्चिन पे काम किया था, जिसको समुद्री शाही बोलते हैं। कांटे नुमा जो है इसकी स्किन होती है, समुद्र में जो है पाई जाती है। तो सी अर्चिन पे काम किया था बोवेरी ने और सट्टन ने काम किया था ग्रास हॉपर पे। ठीक है, तो अब इसमें से जो सट्टन हैं इन्होंने सबसे पहले लिंकेज को ऑब्जर्व किया था। क्या ऑब्जर्व किया इन्होंने? इन्होंने देखा कि दो जीन हैं, सपोज दैट जीन ए और जीन बी। इन्होंने देखा कि दो जीन हैं, ये इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन को शो नहीं कर रहे हैं। जैसा कि मेंडल ने कहा था कि जो दो या दो से अधिक जीन्स होते हैं इनके बीच में इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन होता है। मतलब एक जीन का जो सेग्रीगेशन होता है वो दूसरे जीन के सेग्रीगेशन से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन सट्टन ने ऐसा पाया कि दो जीन हैं, इनमें इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है। मतलब क्या है इसका? जैसे कि दो जीन हैं और ये अगर F1 में दोनों जीन आते हैं और इनके कंट्रास्टिंग एलील आते हैं तो होता क्या है, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जो कैपिटल ए है ये कैपिटल बी के साथ भी जा सकता है, कैपिटल ए है ये स्मॉल बी के साथ भी जा सकता है। इसी तरीके से स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ भी जा सकता है और स्मॉल ए जो है स्मॉल बी के साथ भी जा सकता है। ये हम लोगों ने जो है समझा है, जाना है, जैसा कि मेंडल ने भी बताया है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन में। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन में ये बताया गया है कि कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ भी जा सकता है, कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ भी जा सकता है। इसी तरीके से स्मॉल ए जो है ये कैपिटल बी के साथ भी जा सकता है और स्मॉल ए जो है स्मॉल बी के साथ भी जा सकता है। और इनका जो रेशियो बनेगा वो 1:1:1:1, मतलब इक्वल जो है फ्रीक्वेंसी में एक प्रकार से बनेंगे ये गैमीट्स। लेकिन अगर इनमें जो है इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है तो किसी एक का जो प्रोपोर्शन है, दो का जो प्रोपोर्शन है वो बढ़ जाएगा और दूसरे का जो प्रोपोर्शन है वो कम हो जाएगा। जैसे कि अगर हम कहें इनमें इनके जो पेरेंट्स थे वो कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी थे, तो अगर लिंकेज जो है अभी हम लोग समझेंगे, अगर लिंकेज कपलिंग फेज में है तो क्या होगा, कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी का प्रोपोर्शन बढ़ जाएगा, जबकि कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल ए कैपिटल बी का प्रोपोर्शन जो है वो घट जाएगा। मतलब रिकम्बिनेंट टाइप के, जैसा कि आप पेरेंट में देख रहे हैं इस तरीके का पेरेंट नहीं था कैपिटल ए स्मॉल बी, तो रिकम्बिनेंट टाइप के कम हो जाएंगे, पेरेंटल टाइप के ज़्यादा हो जाएंगे अगर जो है लिंकेज प्रेजेंट है, मतलब इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन अगर नहीं हो रहा है। हमने आपको बताया भी था कि जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, वो जो है यूनिवर्सल नहीं है, जबकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है ये यूनिवर्सल लॉ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है सट्टन के द्वारा 1903 में जो है ये ऑब्जर्व किया गया कि दो जीन हैं, ग्रासहोपर पे काम करते हुए इन्होंने देखा कि दो जीन हैं। 1903 में आप लोग लिख सकते हैं 1903 में
सट्टन ने ये पाया कि दो जीन हैं जो कि इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन नहीं शो कर रहे हैं। अब जो है, लेकिन इन्होंने लिंकेज को एक प्रकार से डिस्क्राइब किया नहीं, बस इन्होंने ऑब्जर्व एक किया था। इसके बाद बेटसन एंड पुन्नेट नाम के जो है दो वैज्ञानिक आए, बेटसन एंड पुन्नेट। इन्होंने जो है 1905 में 1905 में स्वीट पी पे काम किया, लेथाइरस ओडोरेटस पे काम किया, इन्होंने स्वीट पी पे काम किया, और इन्होंने फ्लावर कलर एंड पॉलन सेप पे काम किया, फ्लावर कलर एंड पॉलन सेप पे काम किया, फ्लावर कलर एंड पॉलन सेप, फ्लावर कलर एंड पॉलन सेप पे इन्होंने काम किया, और ये पाया कि जो है इन दोनों जीन्स के बीच में लिंकेज है, इन दोनों जीन्स के बीच में लिंकेज है। मतलब ये जो जीन है ये आपस में एक साथ इनहेरिट होने की टेंडेंसी रखते हैं। मतलब जब ये जीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं तो एक साथ ट्रांसफ़र होते हैं, अलग अलग नहीं ट्रांसफ़र होते। जैसा कि अभी हम यहाँ पे बता रहे थे, अगर कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ में जाने की टेंडेंसी रखता है तो ये हमेशा जो है एक साथ जो है जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ में नहीं जाएगा। अगर कंप्लीट लिंकेज है तो ये बिल्कुल ही नहीं ऐसा बनेगा, 100% कैपिटल ए कैपिटल बी ही बनेगा अगले जनरेशन में। तो इस तरीके की टेंडेंसी सट्टन एंड बोवेरी ने जो है रिपोर्ट की फ्लावर कलर एंड पॉलन शेप की स्टडी में ड्यूरिंग वर्किंग विथ स्वीट पी लेथाइरस ओडोरेटस। तो ये इन्होंने जो है रिपोर्ट किया, लेकिन इन्होंने लिंकेज को डिस्क्राइब नहीं किया, एक प्रकार से थ्योरेटिकली जो है इन्होंने डिस्क्राइब उसको नहीं किया, या फिर हम कहें कि ये डिस्क्राइब नहीं कर पाए। लेकिन इन्होंने दो टर्म जो है दिए, कपलिंग एंड रिपल्सन, कपलिंग एंड रिपल्सन। हालांकि कपलिंग एंड रिपल्सन टर्म इन्हीं के द्वारा दिया गया, लेकिन कपलिंग एंड रिपल्सन होता क्या है, इन टर्म को भी जो है बेटसन एंड पुन्नेट जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब बात आती है टी.एच. मॉर्गन की, अब बात आती है थॉमस हंट मॉर्गन की। तो थॉमस हंट मॉर्गन नाम के वैज्ञानिक आ गए भाई, थॉमस हंट मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन बहुत ही फेमस वैज्ञानिक हैं, ड्रोसोफिला जेनेटिक्स के फादर हैं थॉमस हंट मॉर्गन। तो थॉमस हंट मॉर्गन ने वाइट आई म्यूटेंट पे काम करते हुए, वाइट आई म्यूटेंट इन ड्रोसोफिला, वाइट आई म्यूटेंट इन ड्रोसोफिला। तो इन्होंने जो है देखा कि जो वाइट आई के लिए जीन है, डब्ल्यू जीन है, ये जो है इन्होंने देखा कि एक्स क्रोमोसोम पे लिंक्ड रहता है, एक्स क्रोमोसोम पे लिंक्ड रहता है। इन्होंने देखा कि वाइट आई वाला जो जीन है, डब्ल्यू जीन है ड्रोसोफिला में, ये एक्स क्रोमोसोम पे लिंक रहता है, और जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है उसी पे जो है ये रह करके ट्रांसफ़र होता है। तो एक प्रकार से यहाँ पे इन्होंने जो है सेक्स लिंकेज की डिस्कवरी की। हालांकि इसके बाद इन्होंने बहुत सारे और जो है सेक्स लिंक्ड जीन्स के बारे में स्टडी किया, ऐसे जीन्स जो कि एक्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन इसी पे रहते हैं, ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो ऐसे जो है जीन्स को हम सेक्स लिंक्ड जीन्स बोलते हैं, और ऐसे जीन्स के द्वारा निर्धारित होने वाले कैरेक्टर्स को हम सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स बोलते हैं, जैसे कि वाइट आई इन ड्रोसोफिला एंड हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो इस पे जो है काम करते हुए थॉमस हंट मॉर्गन ने सेक्स लिंकेज की खोज की, एक प्रकार से कहा जाए, और लिंकेज टर्म भी थॉमस हंट मॉर्गन के द्वारा ही जो है प्रपोज किया गया। इसके बाद जो है कपलिंग एंड रिपल्सन फेज जो है, कपलिंग एंड रिपल्सन फेज जो है ये भी इनके द्वारा बताए गए। जो टर्म जो है बेटसन एंड पुन्नेट के द्वारा दिए गए थे, एक्सप्लेन किसके द्वारा किया गया, थॉमस हंट मॉर्गन के द्वारा। थॉमस हंट मॉर्गन ने कहा कि कपलिंग एंड रिपल्सन जो है ये लिंकेज के ही दो फेज है, ये लिंकेज के ही दो फेज है। ठीक है, तो इतना जो है इन्होंने बताया।
1910 में, लिख लीजिए भाई 1910 में, 1910 में किस पे काम किया इन्होंने? ड्रोसोफिला पे। ड्रोसोफिला पे काम करते हुए 1910 में व्हाइट आई म्यूटेंट इन ड्रोसोफिला पे काम किया। सेक्स लिंकेज की एक प्रकार से इन्होंने खोज की। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो है ड्रोसोफिला जेनेटिक्स के फादर कौन है? थॉमस हंट मॉर्गन है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि थॉमस हंट मॉर्गन ने किस पे काम किया? ड्रोसोफिला पे काम किया। थॉमस हंट मॉर्गन ने क्या डिस्कवर किया? सेक्स लिंकेज को डिस्कवर किया। थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे व्हाइट आई म्यूटेंट को कब डिस्कवर किया? 1910 में डिस्कवर किया। कपलिंग एंड रिपल्सन फेज को किसने एक्सप्लेन किया? थॉमस हंट मॉर्गन ने एक्सप्लेन किया। ठीक है, कपलिंग एंड रिपल्सन फेज किसके द्वारा दिए गए? बेटसन एंड पुन्नेट के द्वारा दिए गए। कब दिए गए? 1905 में दिए गए। कपलिंग होता क्या है, रिपल्सन होता क्या है, ये भी हम लोग अभी समझ लेंगे। ठीक है, तो इस यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आप लोग जो है वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इससे जो है हमको एक प्रोत्साहन मिलेगा, हम आपके लिए नए नए वीडियो जो है बनाते रहेंगे। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, तो अब जो है हमने जो है हिस्ट्री एक प्रकार से डिस्कस कर लिया है। एक चीज़ और रह गई, जो लिंकेज है, जो संलग्नता है, इसका क्लियर कट एग्जाम्पल जो है 1922 में 1922 में हचिंसन नाम के एक वैज्ञानिक के द्वारा है दिया गया। हचिंसन नाम के एक वैज्ञानिक ने 1922 में हचिंसन नाम के वैज्ञानिक ने मेज में काम करते हुए, मक्के में काम करते हुए, मेज में इन्होंने किन कैरेक्टर्स पे काम किया? एल्यूरान जो लेयर होती है, एल्यूरान लेयर के कलर पे काम किया, एल्यूरान लेयर के कलर पे, और इंडोस्पर्म के शेप पे, इंडोस्पर्म शेप पे जो है इन्होंने काम किया। अब इंडोस्पर्म क्या होता है? इंडोस्पर्म को हिंदी में बोलते हैं भ्रूण कोश। इंडोस्पर्म जो होता है ये मोस्टली जो है मोनोकॉट में देखने को मिलता है, डाइकॉट में जो है देखने को नहीं मिलता है। भ्रूणपोष जो होता है, इंडोस्पर्म जो होता है, ये 3N होता है, ट्रिप्लॉयड होता है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडोस्पर्म में क्रोमोसोम की प्लॉयडी लेवल क्या होती है? तो ये ट्रिप्लॉयड होता है एक प्रकार से। यहाँ पे 3 जो है N पाए जाते हैं, मतलब हेप्लॉयड सेट अगर बात करें तो यहाँ पे 3 जो है हेप्लॉयड सेट पाए जाते हैं। तो ये जो है अगर इंडोस्पर्म की देखें तो इंडोस्पर्म से हम कल्चर करके ट्रिप्लॉयड प्रोडक्शन करते हैं, जिससे कि हम स्ट्राइल जो है, मतलब जिनमें सीड जो है ना बने, ऐसे जो है फ्रूट्स प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि बनाना, जैसे कि सिट्रस। इनमें सब में क्या है कि अगर सीडलेस बनाना, सीडलेस सिट्रस हम प्रोड्यूस करते हैं, लेमन प्रोड्यूस करते हैं, तो ये जो है डिजायरेबल होते हैं। ठीक है, तो सीडलेस जो है फ्रूट्स बनाने के लिए हम इंडोस्पर्म कल्चर करते हैं। ठीक है, अब ये इसका काम क्या होता है? ये जो होता है इंडोस्पर्म जो होता है, ये एक प्रकार से न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है। ये जो है क्या है, जैसा कि यहाँ से नाम से ही पता रहा, भ्रूणपोष। ये भ्रूण को मतलब एम्ब्रियो को, भ्रूण मतलब एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को क्या देता है? ये पोषण देता है, न्यूट्रिशन देता है। और इंडोस्पर्म को कवर करने वाली आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं? एल्यूरान लेयर बोलते हैं। ये मोस्टली जो है सीरियल्स में पाई जाती है, जैसे मेज, व्हीट, राइस। एल्यूरान लेयर जो होती है मोस्टली जो है सीरियल्स में देखने को मिलती है। एल्यूरान लेयर का काम क्या है? ये जो है इंडोस्पर्म के सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। ये जो है जब सीड जर्मिनेट करते हैं तो उस समय पे ये क्या करती है? उस समय पे ये प्रोटीएज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, है नहीं, इस तरीके से एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है, जो कि प्रोटीन्स को, लिपिड्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करते हैं? तोड़ देते हैं, और उससे जो है सीड को एक प्रकार से एनर्जी मिलती है, एम्ब्रियो को एनर्जी मिलती है, जिससे प्लांटलेट या सीडलिंग जो है तैयार होती है, डेवलप होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग थे कि 1922 में हचिंसन ने लिंकेज का क्लियर कट एग्जाम्पल जो है इसमें दिया, मेज में दिया। ये आपसे पूछा जा सकता है कि हचिंसन ने लिंकेज पे कब काम किया? 1922 में किया। हचिंसन ने किस क्रॉप पे काम किया? हचिंसन ने मेज पे काम किया। हचिंसन ने
किन ट्रेड्स पे काम किया? हचिंसन ने एल्यूरान लेयर के कलर पे काम किया और एंडोस्पर्म के शेप पे काम किया। क्लियर कट एग्जाम्पल जो है इनके द्वारा दिया गया था लिंकेज का। तो ये भाई देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गई, जिसको जो है हमने डिस्कस किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगे। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, वीडियो अगर देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जो है मिलती रहे। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि लिंकेज है क्या। देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने समझ लिया, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लिंकेज एक्चुअली है क्या। लिंकेज क्या है? लिंकेज दो या दो से अधिक जीन्स का एक साथ इनहेरिट होना ही क्या कहलाता है? लिंकेज कहलाता है। कोई भी एक क्रोमोसोम, सपोज दैट ये क्रोमोसोम है, अब अगर कोई जीन इसके ऊपर लिंक है, इसी क्रोमोसोम पे इसी पोजीशन पे रह करके जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफर होता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे? लिंकेज बोलेंगे। ये जो जीन है ये इसी क्रोमोसोम पे इसी पोजीशन पे हमेशा बना रहता है और इसी पोजीशन पे रह करके जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफर होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लिंकेज बोलेंगे। जनरली जो है लिंकेज लोग क्या कहते हैं? टेंडेंसी ऑफ टू और मोर जीन टू स्टे टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस इज नोन एज लिंकेज। दो या दो से अधिक जीन्स का वंशानुगति के दौरान एक साथ रहना लिंकेज कहलाता है, संलग्नता कहलाता है, ये कहते हैं। लेकिन ये क्यों रह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो एक जीन है, या फिर हम एक और जीन बना ले, एक और जीन बना ले, एक और जीन बना ले, ये जो जीन है ये इसी पोजीशन पे बने रहते हैं, मतलब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है। तभी तो हम ये कह पाते हैं कि दो या दो से अधिक जीन्स की ऐसी टेंडेंसी जिसके द्वारा वो एक साथ इनहेरिट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? लिंकेज कहते हैं। तो यहाँ पे जब जीन जो है लिंक रहता है, लिंकेज का मतलब यही है कि ये जो जीन है ये क्रोमोसोम पे क्या है? लिंक है, ये अलग नहीं हो रहा है, ये यहीं पे रह करके जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफर हो रहा है। अब ये भी जो है यहीं पे रह करके जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफर हो रहा है। तो अब इनको हम क्या कहेंगे? ये लिंक्ड जीन्स हैं, लिंक्ड जीन्स हैं। अब इनके बीच में अगर डिस्टेंस कम है, इनके बीच में अगर डिस्टेंस क्या है? कम है, तो हम क्या कहेंगे? ये दोनों जीन आपस में क्या है? लिंक। तब हम ये कह देते हैं कि ये दोनों जीन, इनके बीच में भी अगर डिस्टेंस कम है तो ये दोनों जीन्स भी क्या होंगे? लिंकेज शो करेंगे। तब यहाँ से एक डिफिनीशन बनती है, टेंडेंसी ऑफ टू और मोर जीन, टेंडेंसी ऑफ टू और मोर जीन टू स्टे टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस। ये लगाना बहुत जरूरी है। ड्यूरिंग इनहेरिटेंस इज नोन एज लिंकेज। देखिए यहाँ पे ड्यूरिंग इनहेरिटेंस लगाना क्यों जरूरी है? देखिए जो क्रोमोसोम है उस पर जीन्स तो पाए ही जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जब ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन जा रहे हैं, मतलब मियोसिस वगैरह भी हो रही है, गैमीट्स बनेंगे, मियोसिस होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। तो जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो ये भाई क्या होंगे? इधर उधर हो जाएंगे, मतलब कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ भी जा सकता है, कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ भी जा सकता है, तब तो ये कंडीशन हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है, ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक साथ इनहेरिट हो रहे हैं, मतलब ड्यूरिंग इनहेरिटेंस ये एक साथ बने हुए हैं, स्टे टुगेदर मतलब साथ रहने की टेंडेंसी है, तभी हम उसको लिंकेज कहेंगे, अन्यथा की स्थिति में लिंकेज नहीं कहेंगे। भाई एक जनरेशन से हम लिंकेज को पता लगा ही नहीं सकते। भाई एक जनरेशन में तो ये जीन है, लेकिन दूसरी जनरेशन में क्या हुआ? क्रॉसिंग ओवर हो गया, ये जो है इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन शो कर दिए, तो फिर हम इनको लिंक नहीं कहेंगे। तो हम जब एक दो जनरेशन तीन जनरेशन का जब डेटा लेते हैं, जैसे अभी हम पढ़ेंगे डिटेक्शन कैसे करते हैं, तो टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी से करते हैं, F2 पॉपुलेशन से भी करते हैं डिटेक्शन। हालांकि मोस्ट जो रिलायबल मेथड है वो टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी होता है। टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी से जो है हम डिटेक्ट करते हैं कि लिंकेज प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है, क्या उसकी जो है फ्रीक्वेंसी है, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं। एक जो है लॉर्ड स्कोर भी है, लॉर्ड स्कोर से भी निकालते हैं
उसको भी जो है हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले लिंकेज क्या है? लिंकेज जो है, लिंकेज को हम संलग्नता बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब दो या दो से अधिक जीन्स एक साथ इनहेरिट होते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो उसको हम बोलते हैं लिंकेज। टेंडेंसी ऑफ टू और मोर जीन टू स्टे टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस इज नोन एज लिंकेज। सीधे सीधे आप लोग जो है ये लिखिएगा। आप देखिए जो लिंकेज है, जैसा कि जो है टी.एच. मॉर्गन ने बताया, थॉमस हंट मॉर्गन ने बताया कि इसकी क्या है, दो जो है फेज है, लिंकेज की दो फेज हैं। तो फेजेज ऑफ लिंकेज क्या होंगी भाई? फेजेज ऑफ लिंकेज जो है, इन्होंने कहा कि कपलिंग फेज होगा और दूसरा होगा रिपल्सन फेज। एक तो कपलिंग फेज, दूसरा जो है रिपल्सन फेज। तो कपलिंग फेज क्या है और रिपल्सन फेज क्या है? कपलिंग का मतलब होता है लिंकेज बिटवीन टू और मोर डोमिनेंट और रिसेसिव एलिस इज नोन एज कपलिंग फेज। जैसे कि सपोज दैट लिंकेज जो है किसके किसके बीच में है? कैपिटल ए और कैपिटल बी के बीच में, तो हम इसको क्या कहेंगे? कपलिंग कहेंगे। या फिर और स्मॉल ए स्मॉल बी के बीच में, मतलब जो एलिल्स हैं दो जीन्स के, दो या अधिक जीन्स के, यहाँ पे हम सी भी रख सकते हैं, यहाँ पे हम स्मॉल सी भी रख सकते हैं। दो या दो से अधिक जीन्स के जो एलिल्स हैं, अगर वो सिमिलर हैं और उनके बीच में लिंकेज पाई जा रही, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कपलिंग फेज बोलेंगे। उसको हम कपलिंग फेज बोलेंगे। तो लिंकेज बिटवीन टू और मोर सिमिलर एलिल्स ऑफ द जीन्स इज नोन एज कपलिंग। वाइल रिपल्सन का मतलब क्या है? लिंकेज बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव, डोमिनेंट एंड रिसेसिव, कैपिटल ए स्मॉल बी, हो सकता है यहाँ पे कैपिटल सी हो, या फिर स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। इस तरीके से जब लिंकेज होगा, लिंकेज बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलिल्स ऑफ डिफरेंट जीन्स इज नोन एज रिपल्सन, इज नोन एज रिपल्सन। ठीक है, तो जब एक डोमिनेंट दूसरा रिसेसिव, तीसरा डोमिनेंट या तीसरा भी रिसेसिव, मतलब डोमिनेंट एंड रिसेसिव के बीच में जब लिंकेज होगा तो उसको हम रिपल्सन बोलेंगे। डोमिनेंट एलिल्स के बीच में या फिर रिसेसिव एलिल्स के बीच में अगर लिंकेज है तो उसको हम कपलिंग फेज बोलेंगे। समझ गए होंगे आप लोग। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। तो आप देखिए हम लोग जो है कपलिंग एंड रिपल्सन को समझ चुके हैं। कपलिंग एंड रिपल्सन है क्या? अब जो हचिंसन ने एग्जाम्पल जो है दिया था, जो हचिंसन ने क्लियर कट एग्जाम्पल दिया था मक्के पे काम करते हुए, मक्के पे इन्होंने किस पे काम किया था? आपसे पूछ रहा हूँ मैं, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हचिंसन ने जो है किस पे काम किया था? हचिंसन ने मक्के पे काम किया था। किन कैरेक्टर्स पे काम किया था? आंसर दीजिए। हचिंसन ने जो है एल्यूरान लेयर के कलर पे काम किया था और इंडोस्पर्म के शेप पे काम किया था। इंडोस्पर्म का प्लॉइडी लेवल क्या होता है? 3n होता है। इंडोस्पर्म से कल्चर करके हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? ट्रिप्लॉइड प्रोडक्शन करते हैं। ट्रिप्लॉइड किसमें डिजायरेबल होता है? सीडलेस फ्रूट्स के डेवलपमेंट। ठीक, ये हो गया। तो लिंकेज जो हचिंसन के द्वारा जो है एक क्लियर कट एग्जाम्पल दिया गया, उसमें इन्होंने काम किया। सपोज दैट यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि सीड लिए जिसमें कि जो एल्यूरान है वो कलर्ड है, एल्यूरान जो है वो कलर्ड है। ऐसा सीड लिया जिसमें एल्यूरान जो है, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कपलिंग का जो है एग्जाम्पल देख रहे हैं। ठीक है, कपलिंग का एग्जाम्पल देख रहे हैं। हालांकि एग्जाम्पल देखने से पहले हम एक चीज़ आपको और बता दें। ठीक है, एक चीज़ और बता दें ताकि ये एग्जाम्पल आपको और अच्छे से समझ में आएगा। कष्ट के लिए खेद है। देखिए जैसा कि हम लिंकेज पढ़े तो लिंकेज के दो टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ लिंकेज पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ लिंकेज, टाइप्स ऑफ लिंकेज। लिंकेज के कितने टाइप्स होते हैं? लिंकेज जो है कंप्लीट हो सकती है, जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस भी किया, और लिंकेज जो है इनकम्प्लीट हो सकती है। तो कंप्लीट लिंकेज, दूसरा जो है इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज में क्या होगा? कंप्लीट लिंकेज में
लिंक्ड जीन्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं पाई जाएगी, मतलब 100% पेरेंटल टाइप ही बनेंगे। जैसा कि अभी हम कह रहे थे, अगर कंप्लीट लिंकेज है तो कैपिटल ए जो है वो हमेशा कैपिटल बी के साथ ही रहेगा, कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ में जाएगा ही नहीं, या फिर स्मॉल ए जो है वो स्मॉल बी के साथ में ही रहेगा। हालांकि यहाँ पे डिपेंड ये करेगा कि कपलिंग फेज में है या फिर रिपल्सन फेज में है। कपलिंग फेज में है तो कैपिटल ए जो है वो हमेशा कैपिटल बी के साथ में ही जाएगा, या फिर स्मॉल ए हमेशा स्मॉल बी के साथ में जाएगा। अगर लिंकेज रिपल्सन फेज में है, अगर लिंकेज रिपल्सन फेज में है तो कैपिटल ए हमेशा जो है स्मॉल बी के साथ में जाएगा, या फिर स्मॉल ए हमेशा कैपिटल बी के साथ में ही जाएगा। यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ में नहीं जाएगा, स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ में नहीं जाएगा, अगर लिंकेज जो है रिपल्सन फेज में है। समझ में आया आपको? तो ये है। तो अब जो है देखिए, कंप्लीट लिंकेज में क्या होगा कि कंप्लीट लिंकेज में हमेशा पेरेंटल टाइप्स के ही बनेंगे, रिकम्बिनेंट टाइप के नहीं बनेंगे। पेरेंटल टाइप का मतलब है जो कैरेक्टर्स हमको पेरेंट्स में देखने को मिल रहा है, जो हम पेरेंट्स ले रहे हैं, क्रॉसिंग प्रोग्राम में इन्वॉल्व कर रहे हैं, पेरेंट 1 पेरेंट 2, तो उनमें जो कैरेक्टर हैं हमको वही जो है प्रोजनी में दिखेंगे, हमको अलग जो है नहीं दिखेंगे, नए कैरेक्टर्स हमको देखने को प्रोजनी में नहीं मिलेंगे। अभी एग्जाम्पल के से समझेंगे और अच्छे से क्लियर होगा। इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होगा? इनकम्प्लीट लिंकेज में हमको पेरेंटल टाइप भी दिखेंगे और हमको रिकम्बिनेंट टाइप भी दिखेंगे। रिकम्बिनेंट टाइप का मतलब है नए कॉम्बिनेशन भी दिखेंगे, नए कैरेक्टर भी हमको देखने को मिलेंगे। समझ गए? तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर जो है वो अब्सेंट रहेगी, क्रॉसिंग ओवर अब्सेंट रहेगी किसमें? कंप्लीट लिंकेज में। और कंप्लीट लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर अब्सेंट रहेगी। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है? हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है? बताइए, आंसर बताइए आप लोग। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है? क्रॉसिंग ओवर का मतलब है द एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट, द एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ, अब ये बताइए होमोलॉगस क्रोमोसोम या फिर नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम? बताया है मैंने पिछले वीडियो में। तो यहाँ पे क्या होगा? होमोलॉगस क्रोमोसोम होगा। एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। जो कि कब देखी जाती है क्रॉसिंग ओवर? क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होता है? हमने आपको पिछली वीडियो बताया, क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो पेचिटिन या फिर पेकाइटिन स्टेज में जो है होता है। पेचिटिन स्टेज में देखने को मिलता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होता है? क्रॉसिंग ओवर पेचिटिन स्टेज में होता है। किस स्टेज में हो पूछने का मतलब है कि टेट्राड स्टेज में होता है कि डायड स्टेज में होता है? तो टेट्राड स्टेज में होता है, क्योंकि वहाँ पे 2 क्रोमोसोम जो है पेयर्ड होते हैं और दोनों क्रोमोसोम में 2-2 क्रोमेटिड्स होते हैं, मतलब 4 क्रोमेटिड्स होते हैं, और उसी स्टेज में जो है क्रॉसिंग ओवर होता है। मतलब टेट्राड स्टेज में हमको क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है, पेचिटिन स्टेज में हमको क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। क्रॉसिंग ओवर से नए तरीके के कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिलते हैं। जो वेरिएबिलिटी हमको देखने को मिलता है, एक ही फैमिली के अलग अलग मेंबर्स जो अलग अलग दिखते हैं, चिंटू मिंटू सिंटू जो अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग हम उनको पहचान पाते हैं, वो किस वजह से हो पाता है? वो जो है क्रॉसिंग ओवर के वजह से ही हो पाता है। अन्यथा की स्थिति में चिंटू मिंटू पिंटू सब एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है, कुछ हद तक तो म्यूटेशन भी काम करता है, लेकिन म्यूटेशन जो होता है वो सडन हेरिटेबल चेंज होता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा, अचानक कोई जो है हमको नया दिख गया। जैसे कि सेठ राइट ने जो है इंग्लैंड में डिस्कवर किया था मेल लैम्ब में। वो जो है भेड़ें पालते थे, रोज चराने लेके जाते थे, लंबी पैरों वाली भेड़ें थी उनके पास। एक जनरेशन में एक बार उन्होंने देखा कि बहुत ही छोटे पैर वाला जो है मेमना उनको मिल गया। तो वो क्या था? वो म्यूटेशन था, जिससे जो है एनकॉन नस्ल की जो है ब्रीड तैयार करके जो है अभी बेची जा रही हैं। छोटे पैरों वाली भेड़ें, उनका फायदा भी है, उनके रख रखाव में ईजी है। बड़े बड़े पैर वाले तुरंत गिर जाएंगे खटाखट, तो फायदा है। चलिए, अच्छा, हम लोग जो है पढ़ रहे थे इनकम्प्लीट लिंकेज एंड
कंप्लीट लिंकेज। तो इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होगा कि कुछ पोर्शन में क्रॉसिंग ओवर जो है प्रेजेंट रहेगा, हालांकि परसेंटेज इसका कम और ज़्यादा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। लेस देन 100% जो है पेरेंटल टाइप बनेंगे, लेस देन 100% पेरेंटल टाइप बनेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 100% पेरेंटल टाइप बनेंगे। लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि कंप्लीट लिंकेज में कितने परसेंट पेरेंटल टाइप बनेंगे, तो 100% पेरेंटल टाइप बनेंगे। क्या कंप्लीट लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर होगा, तो हमारा आंसर होगा नहीं होगा। इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या क्रॉसिंग ओवर होगा, हाँ जी हो सकता है, फ्रीक्वेंसी जो है कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन क्रॉसिंग ओवर जो है होगा। क्या जो है इनकम्प्लीट लिंकेज में पेरेंटल टाइप के साथ साथ रिकम्बिनेंट टाइप भी बनेंगे, हाँ बिल्कुल बनेंगे। इनके फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है, लेकिन इनकम्प्लीट लिंकेज में पेरेंटल टाइप के साथ साथ रिकम्बिनेंट टाइप भी बनेंगे। पेरेंटल टाइप का प्रोपोर्शन क्या 100% से कम रहेगा, बिल्कुल कम रहेगा, 100% से कम रहेगा, क्योंकि 100% हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे कुछ परसेंटेज में रिकम्बिनेंट टाइप भी बन रहे हैं, जबकि कंप्लीट लिंकेज में 100% ही होगा। ठीक है, तो ये जो है आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये अभी आप समझ गए टाइप्स ऑफ लिंकेज। अब जो हचिंसन ने लिंकेज का एग्जाम्पल दिया था, इसमें मजे की बात यह है कि इनकम्प्लीट लिंकेज का ही जो है एग्जाम्पल इन्होंने दिया था, क्लियर कट एग्जाम्पल। अगर कंप्लीट लिंकेज हो तब तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आपको तुरंत पता चल जाएगा भाई आपने क्रॉस बनाया, आपको 100% जो है पेरेंटल टाइप्स की प्रोजनी मिल गई, आपको क्लियर कट हो गया कि भाई लिंकेज यहाँ पे प्रेजेंट है, उसमें कुछ करना ही नहीं। टेस्ट क्रॉस बनाया, 100% पेरेंटल टाइप्स मिल गए, मतलब लिंकेज जो है प्रेजेंट है, उसको मीजर करने की बहुत ज़्यादा कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपको 100% क्या मिल रहे हैं, पेरेंटल टाइप मिल रहे हैं। लेकिन अगर पेरेंटल टाइप के साथ में रिकम्बिनेंट टाइप भी मिल रहे हैं, तो वहाँ पे एस्टिमेट करने की आवश्यकता पड़ती है, उसको कैलकुलेट करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हचिंसन ने एग्जाम्पल दिया था वो इनकम्प्लीट लिंकेज का एग्जाम्पल दिया था। इसमें थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, तब तक आप लोग जो है चाय कॉफ़ी जो भी पी रहे हैं पी सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको जो है मिलते रहें। अगर आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो हमको प्रोत्साहन मिलता है और कुछ फ़ायदा हमको भी हो जाएगा, जिससे वीडियो बनाना अच्छा लगेगा। अन्यथा की स्थिति में देखिए अभी जो है 11:30-12 बज रहे हैं और वीडियो बना रहा हूँ, इसको अभी अपलोड करूँगा, तो मेहनत काफ़ी लगती है और इंक वगैरह भी लेते हैं तो इसमें पैसा भी लगता है। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को जो है शेयर ज़रूर कर दें भाई, इससे जो है हमको थोड़ा सा जो है प्रोत्साहन मिलेगा, इंकरेजमेंट मिलेगा। ठीक है, तो हचिंसन ने जो है हचिंसन ने इनकम्प्लीट लिंकेज को जो है बताया था। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। तो हचिंसन ने जो है इनकम्प्लीट लिंकेज का एग्जाम्पल दिया था। इसमें इन्होंने, जैसा कि हमने आपको बताया कि सबसे पहले हम कपलिंग देखिए, कपलिंग फेज का जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें इन्होंने दो कैरेक्टर को लिया था। पहला कैरेक्टर कौन सा था? पहला कैरेक्टर था इनका जो है एल्यूरान लेयर का कलर, और दूसरा जो है क्या था, इंडोस्पर्म का शेप। दो कैरेक्टर इन्होंने स्टडी किए थे और दोनों जो जीन है ये आपस में क्या थे, लिंक थे, मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है एक साथ ही इनहेरिट होते थे। कपलिंग फेज में भी इन्होंने जो है लिंकेज देखा और रिपल्सन फेज में भी जो इसको जो इन्होंने लिंकेज ऑब्जर्व की। तो सबसे पहले इन्होंने कपलिंग का जो है एग्जाम्पल यहाँ पे बताया है। कपलिंग में इन्होंने क्या देखा कि मान लीजिए यहाँ पे एक प्लांट्स ले लेते हैं, एक पेरेंट्स ले लेते हैं, उसमें क्या है कि जो एल्यूरान लेयर है ये कलर्ड है। एल्यूरान लेयर जो है वो
कलर्ड है, और इंडोस्पर्म जो है वो फुल है, इंडोस्पर्म जो है वो फुल है। और दूसरा जो पेरेंट्स लिया उसमें क्या है कि जो एल्यूरान लेयर है ये कलरलेस है, कलरलेस है। और जो इंडोस्पर्म है ये श्रंकन है, सिकुड़ा हुआ है, श्रंकन है। तो इसके लिए जो है जीन यहाँ पे दिखाया गया कैपिटल सी, और फुल के लिए कैपिटल SH। यहाँ पे जो है इस तरीके से बना लेते हैं, इस तरीके से बना लेते हैं, कैपिटल C कैपिटल SH। 2 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है, पेयर्ड में होंगे। यहाँ पे बना लेते हैं, जैसे कि आप लिखते नहीं है कैपिटल A कैपिटल A कैपिटल B लिखते ना, कैपिटल C कैपिटल SH कैपिटल SH, ये हमने लिखा हुआ, ठीक है। इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो लाइन खींची है इसलिए खींची क्योंकि कैपिटल C कैपिटल SH के साथ में क्या है, लिंक है, ठीक है। ये इसलिए जो है ये लिंकेज का सिंबल है एक प्रकार से, ये जो लाइन इस तरीके से खींची हुई है। तो ये कैपिटल A, यहाँ पे कैपिटल C कैपिटल B कैपिटल SH। तो एक प्रकार से जो लाइन खींची हुई है लिंकेज का सिंबल है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 2 सेट में हम लोग लिखते ही हैं क्योंकि जो है सोमैटिक सेल में क्रोमोसोम हमेशा पेयर में रहते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे कलर्ड, ये हो गया कलर्ड के लिए, और ये हो गया फुल के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कलरलेस है तो स्मॉल सी बना लेंगे, यहाँ पे फिर हम स्मॉल सी बना लेंगे, और यहाँ पे श्रंकन है तो स्मॉल SH बना लेंगे। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पे हम स्मॉल ए स्मॉल बी लिखते हैं, तो यहाँ पे स्मॉल सी स्मॉल SH, बस ये लाइन इसलिए खींच दिया क्योंकि स्मॉल सी जो है स्मॉल SH के साथ में क्या है, लिंक है। कपलिंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कैपिटल C कैपिटल SH के साथ में लिंक है, स्मॉल सी स्मॉल SH के साथ में लिंक है, मतलब कपलिंग फेज है। तो लिंकेज बिटवीन डोमिनेंट और रिसेसिव इज नोन एज कपलिंग, समझ गए। तो ये जो है 2 पेरेंट्स इन्होंने ले लिए। अब इन 2 पेरेंट्स में इन्होंने क्या किया भाई, क्रॉस कर दिया। तो क्रॉस करेंगे, जैसा कि F1 में आपको पता है कैपिटल A स्मॉल ए, कैपिटल B स्मॉल B, यही तो आता है, आपको पता है, यही तो आता है। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा भाई, कैपिटल C और यहाँ पे कैपिटल SH। मतलब देखो यहाँ पे ये गैमिट बनेगा ना, तो यहाँ पे गैमिट कैसा बनेगा, कैपिटल C कैपिटल SH, सॉरी कैपिटल C कैपिटल SH, यही तो गैमिट बनेगा। मतलब इसी तरीके के गैमिट बनेंगे। अब 2 बनाने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये कैपिटल C कैपिटल SH यहाँ पर भी रहेगा, 2 गैमिट बन जाएंगे यहाँ पे। जैसा आप यहाँ पे बनाते हो कैपिटल A कैपिटल B में क्या बनाते हो, गैमिट A और B ही तो बनाते हो। तो इस तरीके का गैमिट यहाँ पे बन जाएगा, इसको हमने यहाँ पे रख दिया। इससे कैसा गैमिट बनेगा, स्मॉल C और स्मॉल SH, ये गैमिट बनेगा। ये गैमिट और ये दोनों गैमिट क्या होंगे, फ्यूज हो जाएंगे, तो स्मॉल C और यहाँ पे स्मॉल SH हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो है हाइब्रिड बन गया। ये क्या है, F1 हाइब्रिड है, ये क्या है, F1 हाइब्रिड है। जैसा कि यहाँ पे ये जो है बनता है उसी तरीके से कैपिटल C स्मॉल C कैपिटल SH स्मॉल SH, यहाँ पे कैपिटल A स्मॉल है कैपिटल B स्मॉल B। तो ये इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसको आप समझिए, ठीक है। तो ये इन्होंने क्रॉस करके जो है बनाया, ये इन्होंने जब क्रॉस करके बनाया, 2 पेरेंट्स लिया, दोनों पेरेंट्स के बीच में इन्होंने क्या किया, क्रॉस किया। तो F1 हाइब्रिड जो है इनको इस तरीके से मिला। ये क्या था, देखो डोमिनेंट ही एक्सप्रेस करेगा, जैसा कि भाई मेंडल ने बताया है, डोमिनेंट ही एक्सप्रेस करेगा। यहाँ पे कंप्लीट डोमिनेंसी देखने को मिलती, तो यहाँ पे फुल हो जाए, कलर्ड हो जाएगा, सॉरी कलर्ड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा, कलर्ड एंड फुल हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन जो है देखने को मिलेगा, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद जैसा कि हमने आपको बताया है कि लिंकेज जो है हमको पता कैसे चलेगी, जब इसका टेस्ट क्रॉस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो हमको 100% कलरफुल ही दिखेंगे। इसका जब टेस्ट क्रॉस करेंगे तो उसमें अलग अलग जो है प्रोजनी बनेंगी, उसमें जो है अलग अलग प्रोजनी बनेंगी। जब अलग अलग प्रोजनी बनेंगी उसमें हमको देखने को मिलेगा कि प्रोजनी जो बन रही है वो क्या जो है पेरेंटल टाइप की बन रही है या फिर रिकम्बिनेंट टाइप की भी बन रही है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं। हाँ, अब चलते हैं हम लोग जो है आगे।
इसको तो बना ही रहने देते हैं, ये हटा देते हैं ऊपर से और यहाँ पे समझा देते हैं, क्योंकि मिटा देंगे तो हो सकता थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैपिटल सी कैपिटल एस एच ले लेंगे और यहाँ से हम स्मॉल सी स्मॉल एस एच ले लेंगे, समझ गए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे किससे, रिसेसिव पेरेंट से, उसी को तो टेस्ट क्रॉस कहेंगे। रिसेसिव पेरेंट से हम क्या करेंगे, इसका टेस्ट क्रॉस करा देंगे भाई। ये हो गया रिसेसिव पेरेंट, इसको क्या बोल देंगे हम, टेस्ट क्रॉस बोल देंगे। अब देखिए जब हम टेस्ट क्रॉस करेंगे तो जब गैमीट बनेंगे, इसको अभी हम हटा देते हैं, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। ये F1 आपने जो है लिख लिया होगा, ये सारी चीज़ें आपने लिख ली होंगी। अब देखिए यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये क्या है, ये F1 है और ये जो है रिसेसिव पेरेंट है। ये क्या है, रिसेसिव पेरेंट है। अब देखिए यहाँ पे आप गैमीट बनाते हो तो उसमें क्या बनाते हो, गैमीट कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी, ये 4 तरीके के गैमीट बनाते हो आप। तो यहाँ पे कैसे 4 तरीके के गैमीट बनेंगे, देखिए वो गैमीट बनते कैसे हैं, वो गैमीट ऐसे बनेंगे क्योंकि देखिए एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड बना लिया। अब देखिए ऊपर क्या है, कैपिटल सी कैपिटल एस एच, तो इसके दोनों क्रोमेटिड में यही तो होगा, कैपिटल सी एस एच। यहाँ पर भी सॉरी ये हो जाएगा क्या, कैपिटल सी और ये कैपिटल एस एच। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये वाला क्रोमोसोम, दूसरा वाला क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम ये है और दूसरा क्रोमोसोम ये है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्मॉल सी और स्मॉल एस एच, स्मॉल सी और स्मॉल एस एच। तो अब गैमीट देखिए कितने बनेंगे, यहाँ पे 4 गैमीट बनेंगे। तो एक क्या बन जाएगा, ये वाला ऐसे ही उतार लीजिए आप, ये वाला कैपिटल सी कैपिटल एस एच। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हो जाएगा क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर कैसे होगा, इस तरीके से क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर। तो ये क्या हो जाएगा, आप देखिए कैपिटल सी स्मॉल एस एच, एक गैमीट तो ये बन गया। दूसरा गैमीट क्या बन जाएगा, कैपिटल सी स्मॉल एस एच, ये गैमीट बन गया। और तीसरा गैमीट क्या बन जाएगा, यहाँ से चलते हैं, ये हो गया कैपिटल सी स्मॉल एस एच। अब दूसरा क्या बनेगा, स्मॉल सी कैपिटल एस एच, स्मॉल सी कैपिटल एस एच, ये बन गया। और ये लास्ट वाला ऐसे ही उतार लेंगे, ये स्मॉल सी स्मॉल एस एच। तो देखिए 4 तरीके के गैमीट बन गए, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से जैसे कैपिटल ए कैपिटल बी, यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल बी, यहाँ पे स्मॉल ए कैपिटल बी, यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी, देखिए उसी तरीके से है। यहाँ पे दोनों कैपिटल कैपिटल हैं, यहाँ पे ये कैपिटल है, यहाँ स्मॉल है, यहाँ पे ये स्मॉल है, ये कैपिटल है, यहाँ पे दोनों स्मॉल है नहीं। तो इस तरीके से ये गैमीट जो है बनते हैं, समझ गए। ये गैमीट बन गए, जैसा कि आप जो है टेस्ट क्रॉस, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि टेस्ट क्रॉस में इस तरीके से जो है आएगा। इसको मिटा देते हैं, जो गोला कर दिया हमने ना, इसको मिटा देते हैं। ये मिटा दिया, अब इसको भी मिटा दें। ये तो हमने सिखाने के लिए आपको बताया कि किस तरीके से गैमीट जो है बनेंगे, 4 तरीके के गैमीट कैसे बनेंगे। तो ये गैमीट हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं, कैपिटल सी, ये गैमीट हम लोग कैपिटल सी कैपिटल एस एच, इसको मिटा देते हैं। अभी ये भी गैमीट आपको बता दिया हमने कैसे बनेंगे, अभी यहाँ मिटा करके थोड़ा सा जो है दूर कर लेते हैं। कैपिटल सी कैपिटल एस एच गैमीट बन गया। दूसरा जैसे कैसे बनेगा, कैपिटल सी स्मॉल एस एच, और तीसरा कैसे बनेगा, स्मॉल सी कैपिटल एस एच, और यहाँ पे स्मॉल सी स्मॉल एस एच। ये 4 गैमीट बनेंगे इसमें, जैसा कि अभी हमने आपको बताया है। अब इसमें देखिए हमेशा हमेशा एक ही तरीके का गैमीट बनेगा, क्योंकि ये क्या है, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी, हमेशा इसमें क्या है स्मॉल, इसको क्रॉस करेंगे क्या आएगा, हमेशा जो है स्मॉल सी स्मॉल एस एच ही रहेगा। तो ये हमेशा गैमीट कैसा आएगा, स्मॉल सी स्मॉल एस एच। तो इसमें क्रॉस कॉम्बिनेशन उस तरीके से बनाने की कोई जरूरत
नहीं है। यहाँ पे चूंकि डोमिनेंट जीन भी था और रिसेसिव जीन भी था, इसलिए जो है 4 तरीके के बने हैं। जब होमोजाइगस कंडीशन में होगी तो हमेशा जो है एक ही तरीके का गैमीट बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे जैसा हम कहते हैं कि गैमीट का फार्मूला क्या होता है, गैमीट का फार्मूला होता है 2n। तो n अगर हम हेट्रोजाइगस लोसाई की बात करें तो हेट्रोजाइगस लोसाई यहाँ पे क्या है, हेट्रोजाइगस लोसाई यहाँ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल सी स्मॉल एस एच स्मॉल सी स्मॉल एस एच स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल एस एच स्मॉल एस एच, तो यहाँ ये क्या होगा 2⁻0, तो ये 1 ही तो आएगा, तो हमेशा 1 तरीके का गैमेट बनेगा। 2⁻0 हमेशा 1 ही होता है, या 3⁻0 हमेशा 1 ही रहेगा, 4⁻0 हमेशा 1 ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा ना। तो यहाँ पे ये गैमेट जो है हमेशा क्या बनेगा, स्मॉल सी स्मॉल एस एच। ठीक, अब देखिए ये गैमीट इसके साथ में क्या करेगा, फ्यूज करेगा, तो ये आ जाएगा क्या, स्मॉल सी स्मॉल एस एच, यहाँ पे भी स्मॉल सी स्मॉल एस एच, यहाँ पर भी स्मॉल सी स्मॉल एस एच, यहाँ पर भी स्मॉल सी स्मॉल एस एच। अब देखिए ये जो बना है ये कैसा है भाई, देखिए इस कैपिटल सी है और कैपिटल एस एच है, तो ये क्या हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा, और ये हो जाएगा फुल। ये कैसा हो जाएगा, देखिए स्मॉल सी है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कलर लेस हो जाएगा, कलर लेस हो जाएगा, और कैपिटल एस एच है मतलब यहाँ पे फुल हो जाएगा, कलरलेस फुल। ये देखिए कैपिटल सी है मतलब कलर हो जाएगा, ये कलर्ड हो जाएगा, और स्मॉल एस एच है तो श्रंकन हो जाएगा, ये कलर्ड हो जाएगा और श्रंकन हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है, ये स्मॉल सी है, स्मॉल एस एच, ये कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस और श्रंकन हो जाएगा, कलरलेस और श्रंकन हो जाएगा। अब पेरेंट्स कैसे थे, पेरेंट्स आपको हमने बताया, देखो पेरेंट अभी हमने लिया था, आप देख सकते हैं जो नोट डाउन आपने किया है, कलरलेस था, कलरलेस श्रंकन था, और कलर्ड फुल था। ये 2 पेरेंट्स हमने जो है लिए थे। अब ये देखो कलरलेस और फुल ये पेरेंट में नहीं था, मतलब ये रिकम्बिनेंट टाइप का है। कलर्ड एंड श्रंकन ये भी पेरेंट्स में नहीं था, तो ये भी क्या है, रिकम्बिनेंट टाइप का है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, रिकम्बिनेंट हो जाएंगे। ये कैसे हो जाएंगे, पेरेंटल हो जाएंगे। ये दोनों कैसे हैं, पेरेंटल टाइप हैं। ये कैसे हैं, रिकम्बिनेंट है। तो हचिंसन ने जो है इनका प्रोपोर्शन देखिए, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मेंडल ने इनका जो है रेशियो क्या बताया था, टेस्ट क्रॉस रेशियो डाई हाइब्रिड में कितना होता है, मोनो हाइब्रिड में तो 1:1 होता है, डाई हाइब्रिड में हमने आपको बताया 1:1:1:1 ये आएगा, 1:1:1:1 ये आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो है हचिंसन ने क्या देखा कि इनका प्रोपोर्शन, पेरेंटल टाइप का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा है, 4032 पौधे ये मिले आपको, और यहाँ पे इनको 149 पौधे मिले, यहाँ पे इनको ये जो है 152 पौधे मिले, और ये जो है 4037 या 35 पौधे मिले। तो देखिए ये प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा है, करीब करीब 48% ये है, और ये करीब करीब 1.8% 1.85% इस तरीके से, मतलब 2.5% के रेशियो में ये है, और ये जो है 48% के रेशियो में ये है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे पेरेंटल टाइप जो है कलर्ड फुल और कलरलेस श्रंकन ये बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इनका परसेंटेज क्या है, ज़्यादा है। तो ये सीधे सीधे जो है बताते हैं क्या, कि यहाँ पे लिंकेज जो है प्रेजेंट है। लिंकेज किस अवस्था में है, कपलिंग अवस्था में है, क्योंकि कलर्ड जो है वो फुल के साथ में, और कलरलेस जो है श्रंकन के साथ में इनहेरिट हो रहा है। ये हमको जो है एग्जैक्टली जो है दिख रहा है। तो इससे जो है कंक्लूजन इन्होंने निकाला कि यहाँ पे लिंकेज है, और लिंकेज जो है वो किस फेज में है, कपलिंग फेज में, समझ गए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसी तरीके से फिर डिटेक्शन भी करते हैं इसका, जैसे सपोज मोटा मोटी यहाँ पे 48% ये है, और 48% जो है ये है, ये करीब करीब 1.8%, ये 1.85% ये है नहीं। तो अब परसेंटेज लिखें या फिर हम ऐसे ही देख लें, इसका एस्टिमेट करने का फार्मूला क्या होता है, कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है, टोटल जो है रिकम्बिनेंट प्रोजेनी,
टोटल रिकम्बिनेंट प्रोजनी डिवाइडेड बाई टोटल प्रोजनी इंटू 100। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो 4000, अगर हम यहाँ 4000 ले लें, 4032 ना लें, 4000 लें, 4000 और 4000, ये 4000 ले लें तो टोटल कितनी हो गई 4000 मान लीजिए, और ये 149 ये है, 152 ये है, तो मतलब 300 ये हो गए, और 300 और 360 मान के चलिए, 360 और 8000 वो, तो 8360 मान के चलिए, मोटा मोटी एक 8360 में जो है 152 और 149 मतलब ये जो है क्या 351 करीब करीब ये है। तो इसको जब आप इस तरीके से डिवाइड करके जब वो करेंगे, भाग मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो करीब करीब 3.6% जो है ये आ जाएगा, करीब करीब 3.6% जो है आ जाएगा। तो 3.6% यहाँ पे क्या है रिकम्बिनेशन है, बाकी तो क्या है पेरेंटल टाइप है। 3.6% जो है रिकम्बिनेशन है, मतलब यहाँ पे एक प्रकार से लिंकेज जो है प्रेजेंट है, वो भी कपलिंग फेज में, ठीक है। तो जितना जो है ज़्यादा, अच्छा 3.6% अगर रिकम्बिनेशन है तो इसका मतलब ये जो है यहाँ पे ये भी हम आपको बता दें कि लिंकेज को फिर इससे कैसे मतलब लिखेंगे, ये मिटा देते हैं ना, ये अब जो है मिटा देते हैं, ये आप समझ गए हैं। अभी हम लोगों को जो है समझना है रिपल्सन फेज वाला, इसको अभी समझा देते हैं। 3.6% ये जो रिकम्बिनेशन आया है इसको हम लिंकेज के सेंस में कैसे देखेंगे। तो सपोज दैट 3.6% जो है क्या आया है रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आई है, ये क्या कहलाएगी रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 3.6%। अब अलग से देखिए नहीं बताएंगे, एस्टिमेशन यहीं पे बता दे रहे हैं, एस्टिमेशन यह भी एस्टिमेशन ही है। टेस्ट क्रॉस रेशियो में हम क्या करेंगे, जो टेस्ट क्रॉस रेशियो आएगा, जो टेस्ट क्रॉस में टोटल हमको ऑफस्प्रिंग मिलेंगी, प्रोजनी मिलेंगी, उनमें हम क्या करेंगे, उनमें फिनोटिपिक जो है हम प्रोपोर्शन देख लेंगे, उसको काउंट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे अभी हमने काउंट किया 4032 और 4035 को, 149 को, 152 को हमने काउंट किया। काउंट करके जो है जो टोटल प्रोजनी है उनको नीचे रखा, और जो रिकम्बिनेंट प्रोजनी है उनको ऊपर रखा, इंटू 100 कर दिया, तो ये क्या आ गया रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आ गई। रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी अगर 3.6% है, इसका मतलब जो है यहाँ पे 3.6 सेंटीमोर्गन का डिस्टेंस है जीन सी और जीन एसएच में। जीन सी और जीन एसएच में क्या है 3.6 सेंटीमोर्गन। ये किसकी इकाई है, ये लिंकेज की इकाई है, क्योंकि मॉर्गन ने ही लिंकेज टर्म दिया था, इसीलिए उनके सम्मान में इसको जो है सेंटीमीटर मत कहिएगा, इसका जो है आपसे पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। 3.6 सीएम में, सीएम का क्या मतलब है, तो सेंटीमीटर नहीं है, यहाँ पे है सेंटीमोर्गन। एम यहाँ पे कैपिटल रहता है, सी जो है स्मॉल रहता है, ठीक है। अब 3.6 सेंटीमोर्गन का मतलब है 3.6 यूनिट, इसको 3.6 यूनिट भी कह सकते हैं, 3.6 सेंटीमोर्गन भी कह सकते हैं, 3.6% रिकम्बिनेशन भी बोल सकते हैं। मतलब ये जो जीन है ये 3.6 यूनिट अपार्ट हैं एक दूसरे से, इतनी दूरी पे हैं। जैसे जैसे इन जीन्स के बीच में दूरी बढ़ती है, वैसे वैसे जो है रिकम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे जीन्स के बीच में दूरी बढ़ेगी, वैसे वैसे लिंकेज जो है वो कम होती जाएगी। तो लिंकेज जो है एक प्रकार से इनवर्सली रिलेटेड है, इसे डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन्स, जो डिस्टेंस है लिंक्ड जीन्स के बीच में, उनसे जो लिंकेज है वो इनवर्सली जो है रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ये आपको समझ में आ गया। अब जो है हम लोग देख लेते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं किसका, रिपल्सन फेज का एग्जाम्पल, रिपल्सन फेज का एग्जाम्पल। तो रिपल्सन फेज में क्या होगा भाई, रिपल्सन फेज में जो है जैसा कि यहाँ पे हम लोग जो है पेरेंट्स ले लेंगे, यहाँ पे जो पेरेंट्स लेंगे उसमें जो है एक पेरेंट्स इन्होंने लिया है कलर्ड श्रंकेन, कलर्ड श्रंकेन, और दूसरा लिया है कलरलेस, कलरलेस फुल, कलरलेस फुल। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो एल्यूरान लेयर है
वो कलर्ड है। एंडोस्पर्म कैसा है, श्रंकेन है। तो एक डोमिनेंट हो गया, दूसरा रिसेसिव हो गया। मतलब यहाँ पे हम इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ लिखेंगे कैपिटल सी, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल सी, यहाँ पे श्रंकेन है तो स्मॉल एस एच, यहाँ पर भी स्मॉल एस एच। यहाँ पे कलरलेस है मतलब स्मॉल सी लिखेंगे, यहाँ पे हम स्मॉल सी। फुल है मतलब हम कैपिटल एस एच लिखेंगे। क्रॉस कर देंगे, आपको इतना आइडिया हो गया है, अब फिर से इसको उस तरीके से बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कैपिटल सी और यहाँ पे स्मॉल एस एच। यहाँ पे हम लिखेंगे स्मॉल सी और यहाँ पे कैपिटल एस एच। अब देखिए कैपिटल सी चूंकि है यहाँ पे और यहाँ पे कैपिटल एस एच है, तो इनका जो F1 का जो F1 हाइब्रिड का जो एक्सप्रेशन रहेगा वो हमेशा वही रहेगा, क्योंकि एक्सप्रेशन जो है हमेशा डोमिनेंट का रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा, कलर्ड और फुल हो जाएगा, कलर्ड फुल। ये जो है आ जाएगा F1। इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर जो है हम लोग चलते हैं टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी पे। टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है, क्रॉसिंग ऑफ F1 हाइब्रिड विथ इट्स रिसेसिव पेरेंट। यहाँ पे ये डबल रिसेसिव कहलाता है। हालांकि यहाँ पे हम फुल्ली रिसेसिव नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हम रिपल्सन फेज में जो है देख रहे हैं ना, रिपल्सन फेज का एग्जांपल देख रहे हैं। फुल्ली जो है डबल रिसेसिव क्या रहेगा, कैपिटल सी, सॉरी स्मॉल सी और स्मॉल सी, स्मॉल एस एच, स्मॉल एस एच। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है कि हम जो है यहाँ पे जो टेस्ट क्रॉस कराएंगे वो हम डबल रिसेसिव से ही कराएंगे, इससे नहीं कराएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है यहाँ। चलिए इसको हम हटा देते हैं, अभी इसको अभी हम हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। और ये जो F1 आया हुआ है इसको हम कहाँ लिख लेते हैं, कैपिटल सी, स्मॉल सी, स्मॉल एस एच और यहाँ पे कैपिटल एस एच, ठीक है। ये F1 हो गया। इसका क्रॉस किससे करेंगे हम, रिसेसिव पेरेंट से। स्मॉल सी, स्मॉल एस एच और स्मॉल सी, स्मॉल एस एच। यहाँ पे गैमीट हमेशा स्मॉल सी, स्मॉल एस एच ही बनेगा, आपको पता है। यहाँ पे जैसा कि अभी हमने आपको बताया 4 तरीके के गैमीट बन जाएंगे। एक बनेगा कैपिटल सी, ये जब इस तरीके से हम अभी करेंगे ना, इस तरीके से, फिर से कहिए तो बताएं भाई, इस तरीके से। ये क्या है, कैपिटल सी है और ये स्मॉल एस एच है। ये क्या है, सॉरी यहाँ पे कैपिटल सी ही रहेगा क्योंकि इसी का वो है, क्रोमैटिड है, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल एस एच हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्मॉल सी है और ये कैपिटल एस एच है। यहाँ पे भी स्मॉल सी है और कैपिटल एस एच है। तो अब इस तरीके से क्रॉसिंग ओवर कर दीजिए। ये तो हमेशा कैपिटल सी, स्मॉल एस एच ही रहेगा, कैपिटल सी, स्मॉल एस एच। अब ये देखिए कैपिटल सी, कैपिटल एस एच आ जाएगा, कैपिटल सी, कैपिटल एस एच, कैपिटल सी, कैपिटल एस एच। और दूसरा फिर कैसा रहेगा, देखिए ये स्मॉल सी और ये स्मॉल एस एच, स्मॉल सी, स्मॉल एस एच, ठीक है। और यहाँ पे स्मॉल सी, कैपिटल एस एच। ये हालांकि हम लोग इधर कर लेते हैं, स्मॉल सी, कैपिटल एस एच, स्मॉल सी, स्मॉल एस एच, ठीक है। समझने में थोड़ा सा इजी रहेगा, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। और ये वाला यहाँ से हटा देते हैं ना। तो अब देखिए ये तो बन गए गैमीट्स। ये हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, इस तरीके से गैमीट बनेंगे। 4 गैमीट हमेशा ये जो है, चाहे रिपल्सन फेज हो चाहे कपलिंग फेज हो, गैमीट्स हमेशा यही बनेंगे। कैपिटल सी, स्मॉल एस एच यहाँ हो गया, कैपिटल सी, कैपिटल एस एच हो गया, स्मॉल सी, कैपिटल एस एच, स्मॉल सी, स्मॉल एस एच। सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है, बाकी गैमीट्स चारों जो है यही बनेंगे, क्योंकि इनकम्प्लीट लिंकेज है ना। कंप्लीट लिंकेज होता तो हमेशा पैरेंट टाइप के बन जाते। अगर कंप्लीट लिंकेज होता यहाँ पे तो कैपिटल सी, स्मॉल एस एच ही बनता, या फिर स्मॉल सी, कैपिटल एस एच, मतलब 2 तरीके के ही गैमेट बनते। यहाँ पे रिपल्सन फेज में कैपिटल सी, स्मॉल एस एच और स्मॉल सी, कैपिटल एस एच, यही गैमेट बनते और कोई गैमेट यहाँ पे नहीं बनते, क्योंकि पेरेंटल टाइप तो यही है, कलर्ड एंड श्रिंकेन,
और कलरलेस फुल, यही तो हमने पेरेंट बनाया था। तो हमेशा जो है अगर कंप्लीट लिंकेज होता तो यही गैमेट बनते, जबकि चूंकि इनकम्प्लीट लिंकेज है तो कुछ प्रोपोर्शन में क्रॉसिंग ओवर भी हो रहा है, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे बनाया है। और क्रॉसिंग ओवर के वजह से ही हमको जो है जो स्मॉल सी स्मॉल एस एच और कैपिटल सी कैपिटल एस एच हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब इसको हम फ्यूज कर लेते हैं बिना देरी किए हुए। ये जो है गैमेट्स यहाँ पे ले आते हैं, स्मॉल सी स्मॉल एस एच स्मॉल सी स्मॉल एस एच, यहाँ पे भी स्मॉल सी स्मॉल एस एच, यहाँ पे भी स्मॉल सी स्मॉल एस एच। ये क्या हो जाएगा, ये देखिए कलर्ड हो जाएगा भाई, क्योंकि कैपिटल सी है ही है, स्मॉल एस एच है तो यहाँ पे श्रंकन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कैपिटल सी है तो भाई कलर्ड हो जाएगा, ये कलर्ड तो हो ही जाएगा। और ये जो है क्या हो जाएगा, कैपिटल एस एच है तो यहाँ पे फुल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे है कलरलेस स्मॉल सी है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। और कैपिटल एस एच है तो ये फुल हो जाएगा। और यहाँ पे तो भाई कलरलेस और श्रंकन हो जाएगा, कलरलेस और श्रंकन हो जाएगा। तो अब देखिए, अब ये जो कलर्ड और श्रंकन ये क्या है, पेरेंटल टाइप के, कि पेरेंट हमने यही लिया था। आप देख सकते हैं अपने नोटबुक में जो है आपने रिकॉर्ड कर रखा है। तो देख लीजिए कलर्ड श्रंकन, कलरलेस फुल ये पेरेंटल टाइप के हो गए। रिकम्बिनेंट टाइप का कौन है, कलर्ड फुल, ये रिकम्बिनेंट टाइप का है। कलरलेस श्रंकन ये रिकम्बिनेंट टाइप का है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या देखा, यहाँ पे कलर्ड श्रंकन का जो प्रोपोर्शन और ये पेरेंटल टाइप कलरलेस फुल और कलर्ड श्रंकन, इनका जो प्रोपोर्शन है वो इन दोनों के प्रोपोर्शन से काफ़ी जो है ज़्यादा देखने को मिला था। तो ये जो है 21,379 और ये जो है 21,906, ये इतने पौधे जो है ये देखने को मिले, इतने पौधे इसके देखने को मिले। और कलर्ड फुल जो है ये जो है देखने को मिले 639 और यहाँ पे ये देखने को मिले 672। ठीक है, तो यहाँ पर भी करीब करीब वही प्रोपोर्शन है, मतलब ये करीब करीब 47%, 47.9%, और ये जो है करीब करीब कितना परसेंट दिख रखा है, 49.1%, और ये वही 2.5% आएंगे। तो रिकम्बिनेंट टाइप का प्रोपोर्शन जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, जबकि पेरेंटल टाइप का जो प्रोपोर्शन है वो बहुत ज़्यादा है। तो इससे जो है ये तो जो डिटेक्शन की बात करते हैं, डिटेक्शन कैसे करोगे, अगर पेरेंटल टाइप का ज़्यादा प्रोपोर्शन है तो आप डिटेक्ट कर लिए कि जो है यहाँ पे लिंकेज प्रेजेंट है। रिकम्बिनेंट टाइप का प्रोपोर्शन कम है तो आपने डिटेक्ट कर लिया कि जो है क्या है, यहाँ पे लिंकेज प्रेजेंट है, तो ये हो गया डिटेक्शन। अब एस्टिमेशन का मामला है, तो एस्टिमेशन हमने आपको बताया कि हम जो है रिकम्बिनेंट प्रोजेनी ऊपर रख देंगे और टोटल प्रोजेनी जो है नीचे रख देंगे, इनटू 100 कर देंगे। एस्टिमेशन जो है हो जाएगा कि कितने परसेंट रिकम्बिनेंट है, कितना परसेंट रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, लॉग स्कोर जो है वो लॉग ऑफ ऑड जो है वैल्यू होती है, उसमें हम आपको ये बता देते हैं, बाकी जो है किसी और दिन जो है डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। लॉर्ड स्कोर एक होता है, लॉर्ड स्कोर ये पूछा जाता है अगर 3 से ज़्यादा है तो ये शो करता है कि यहाँ पे लिंकेज जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट है, मतलब टाइटली एक प्रकार से लिंकेज जो है प्रेजेंट है। अगर लॉर्ड स्कोर जो है ये आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, अगर -2 है तो ये बताता है कि यहाँ पे लिंकेज जो है वो हाई नहीं, लिंकेज हाई नहीं, सिरे से खाली लिंकेज को यहाँ से बिल्कुल सपोर्ट कर दिया कि लिंकेज है, यहाँ पे अगेंस्ट लिंकेज का बताता है। अगर लॉर्ड जो है ये 0 आ गया तो ये बताता है कि लिंकेज हो भी सकती है और लिंकेज नहीं भी हो सकती है, दोनों कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो ये हमने जो है डिस्कस किया। आज जो है हमने लिंकेज के बारे में काफ़ी जो है चर्चा की, मतलब तीसरी यूनिट ऑलमोस्ट जो है फिनिश हो चुकी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। अगेन जो है आपसे बताते हैं कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो भाई साहब इसको जो है लाइक करें
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। गुस्सा मत दिलाइए। धन्यवाद।